हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू सोल्व सम पीवाईक्यूज ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पे 3 से 4 चैप्टर मैंने ले रखे हैं, उनके कुछ पीवाईक्यूज सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अ वायर हैज, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 3.1 ओम। एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 3.1 ओम है 30 डिग्री सेल्सियस पे, और एक रेजिस्टेंस है 4.5 ओम की 100 डिग्री सेल्सियस पे। बेसिकली आप जानते होंगे रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, ओम होती है, और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में होता है, ये तो आप जानते होंगे। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट बताना है इस रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, मतलब जो वायर है उसके रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा वो बताना है। देखो R1 इज इक्वल टू क्या है, 3.1 ओम। ठीक है, टेम्परेचर कितना, एट टेम्परेचर कितना दे रखा है भाई हमें यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है R2 हमारे पास कितनी है, 4.5 ओम एट कितना टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास क्या है भाई, एक फॉर्मूला है जो आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, फॉर्मूला याद रखोगे, वी हैव R इज इक्वल टू R नोट 1 प्लस एल्फा टी। ये फॉर्मूला है भाई, आप इसको याद रखोगे। यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं भाई, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग R1 इज इक्वल टू R नोट 1 प्लस एल्फा, टेम्परेचर कितना है 30। ठीक है, सिमिलरली भाई आप R2 के लिए यहाँ पे पुट कर लोगे क्या, R नोट 1 प्लस एल्फा 100। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 प्लस 30 एल्फा अपॉन 1 प्लस 100 अल्फा। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम सोल्व करें तो कैसे करेंगे भाई, 3.1 अपॉन यहाँ पे कितना 3.1, ये कितना है 4.5, यानी 3.1 अपॉन 4.5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 30 अल्फा अपॉन 1 प्लस 100 अल्फा। भाई सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 0.0085 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। भाई बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए। जब टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है भाई, ये जो हमारे पास अल्फा है इसी का मतलब होता है क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो जब भी आपसे रेजिस्टेंस की बात करी जाए किसी भी टेम्परेचर के साथ एक वायर की, तो वहां पे अगर आपसे टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछा जा रहा है तो आप उस हर एक केस में यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भाई, रीडिंग ऑफ एमीटर इन द सर्किट शोन इज। यहाँ पे भाई मैं इसको ड्रॉ करूंगी क्योंकि पीपीटी में इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैं कहा इसको ड्रॉ ही कर लेंगे। भाई ये थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा ही बन रहा है, यहाँ पे ये आएगा एमीटर। ठीक है, ये करंट यहाँ पे इससे जा रहा है, ये 6 वोल्ट, ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, ये 2 ओम का रजिस्टर है भाई, ये 6 ओम का है, ये 3 ओम का है, और ये कितना है भाई 3/2 ओम। क्या पूछा गया है, रीडिंग बतानी है एमीटर की एक सर्किट में कितनी होगी। ठीक है भाई, देखो इसको हम रीड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ताकि भाई अब ये सर्कल में है काइंड ऑफ। ठीक है, आप समझने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है भाई कि मतलब कैसे क्या चीजें पूछी गई है, क्या हमें बताना है, तो इसको रीड्रॉ कर लेंगे। देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, ये एमीटर है एज इट इज, इसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। यहाँ मैंने 6 वोल्ट की बैटरी ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये काइंड ऑफ ही नहीं होता बीच में। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद देखो सिंपल में ये 3 ओम की रेजिस्टेंस जो है, एक मिनट में, ये हो गया 3 ओम इधर, यहाँ पे 2 और 6। ठीक है, पहले इसको 2 को यहाँ पे और फिर 6। ठीक है, ये ऐसे ही तो है ना काइंड ऑफ, ये 2 ये 6 ओम की, उसके बाद इसके साथ ये ऐसे है 3/2। ठीक है, इसको और भी अगर सिंप्लीफाई करें तो कैसे आएगा भाई, देखो ये और ये दोनों आपको सीरीज में नहीं दिख रही, राइट, ये सीरीज में है, तो इसको भाई हम कैसे लिख सकते हैं, देखो एमीटर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा भाई, जब सोल्व करेंगे 1.5 ओम आ जाएगा। ठीक है,
ये 6 वोल्ट की ऑलरेडी हमारे पास बैटरी थी ही। ये 1.5 कैसे आया? आप जब इसको सोल्व करोगे, मतलब सीरीज में था, इनका एडिशन करोगे, तो ये जो भी इसका आंसर निकल के आएगा वो और ये दोनों क्या होगा भी एक दूसरे के सीरीज में, ठीक है। ये भी क्या होगा सीरीज में। तो आप जब इनको सोल्व करोगे, ठीक है, 3 काइंड ऑफ एलसीएम वगैरह लेके, तो इसका आंसर आपके पास 1.5 आना है। बेसिकली सीरीज, पहले सीरीज वाला देखोगे, मतलब सीरीज में ये ठीक है, सीरीज में ही है ये। तो उसके बाद हमारे पास जो है इसका सोल्व करके 1.5 ओम आ गया। यहाँ पे हमें क्या निकालना था? रीडिंग ऑफ एमीटर, यानी कि करंट आई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा भाई? जो 6 हमारे पास वोल्टेज अपॉन यहाँ पे 1.5 रेजिस्टेंस, ठीक है, वी अपॉन आर, आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो भाई आपको पता होगा, वी अपॉन आर होता है, ठीक है। तो यानी कि सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 एमीटर, ठीक है, 4 एम्पियर, एमीटर कह रही हूँ सॉरी, 4 एम्पियर यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक ये हमारे। पेन चेंज कर लेते हैं। 3 रजिस्टर्स हैं भाई, कनेक्टेड हैं क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, 3 साइड बनाने के लिए, जैसे कि फिगर में अभी मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी। रजिस्टेंस जो है साइड ए बी का 40 ओम है, बी सी का 60 ओम है और सी ए का 100 ओम है। इफेक्टिव रजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन ओम्स इज, इफेक्टिव रजिस्टेंस बताना है। इफेक्टिव रजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए और बी के बीच में क्या इफेक्टिव रजिस्टेंस होगा वो हमें बताना है। तो देखो भाई, ये जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रही थी, ये फिगर मतलब ऑलरेडी क्वेश्चन में आई है, ठीक है, क्वेश्चन के साथ ही मिलती है वो। मैं पीपीटी में ड्रॉ नहीं हो पाती, इस वजह से मैंने इसको अलग से बनाने का सोचा है। 40 ओम दे रखा है भाई, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके अनुसार वही चीजें लिखी जा रही हैं, ठीक है। क्या बताना है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा? तो देखो भाई, बिटवीन द जंक्शन ए और बी के बीच में, ए और बी जंक्शन के बीच में 2 रेजिस्टेंस 160 ओम और 50 ओम के कनेक्टेड है पैरेलल में। ऑब्वियसली भाई ये 100 प्लस 60 दोनों सीरीज में हो गए, ये प्लस हो गया, कितने हो गया? 160, और ये यहाँ पे ये तो 160 हो गए दोनों मिलाकर, ये 40 का हो गया। ये किस में हो गया भाई? पैरेलल में, यानी कि 160 और 40 ओम जो है कनेक्टेड है पैरेलल में। तो इफेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देख लो भाई, जब भी पैरेलल की बात करी जाए, मैं आपको बता देती हूँ अकॉर्डिंग टू चैप्टर, पैरेलल और सीरीज दोनों में इफेक्टिव रेजिस्टेंस के अलग अलग फॉर्मूले। जैसे पैरेलल का मैं बताऊं क्या होगा? आर इज इक्वल टू 160, यानी हमारे पास जो रेजिस्टेंस है इंटू 40 अपॉन 160 प्लस 40, ठीक है। दोनों रेजिस्टेंस को आप एड ऑन मतलब काइंड ऑफ इस इक्वेशन के साथ पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा भाई? 32 ओम, ठीक है। क्या आएगा? 32 ओम। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। क्या है? अगर अल्फा बीटा और गामा रेज कैरी करती हैं सेम मोमेंटम, तो विच हैज द लॉन्गेस्ट, तो कौन से के पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, ये हमें बताना है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसके पास होगी वो बताना है। 4 ऑप्शन है भाई, अल्फा बीटा गामा और यहाँ पे ऑल हैव द सेम वेवलेंथ, ठीक है। 4 ऑप्शन हमारे पास है। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको कंसेप्ट बताने जा रही हूं। ऑन द बेसिस ऑफ डुअल नेचर ऑफ लाइट, ऑन द बेसिस ऑफ डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट के बेसिस पर जो लुइस डी ब्रोगली हैं, लुइस डी ब्रोगली, उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि भाई जो डुअल नेचर होता है वो सिर्फ और सिर्फ लाइट के लिए नहीं होता, लेकिन जितने भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल होते हैं उन सभी के पास क्या होता है? वो सभी क्या पोजेस करते हैं? डुअल नेचर, ठीक है। उन्होंने अज्यूम किया कि ही अज्यूम्ड अ वेव टू बी एसोसिएटेड विद ईच मूविंग मटेरियल। उन्होंने क्या अज्यूम किया कि भाई जो एक वेव है जो कि एसोसिएटेड यानी जुड़ी हुई है हर एक मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ, उसे हम क्या बोलेंगे भाई? मैटर वेव बोलेंगे, ठीक है। समझते जाओ भाई, जो मैं बोल रही हूँ अच्छे से एक बार उसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। जो मैं वर्बली बोल रही हूँ, उन्होंने क्या अज्यूम किया कि वो हर एक वेव जो कि एसोसिएटेड है ईच मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ, उसको नाम दिया गया मैटर वेव। वेवलेंथ जो होती है इस वेव की, उसको डिटरमाइन किया जाता है बाय मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। बाय मोमेंटम ऑफ पार्टिकल से क्या करते हैं हम उसको?
ठीक है, डिटरमाइन करते हैं उस जो वेवलेंथ होती है इस वेव की, मैटर वेव की जो भी वेवलेंथ होती है उसको हम किस प्रकार से डिटरमाइन करते हैं, बाय मोमेंटम, उस पार्टिकल का क्या मोमेंटम है उससे हम उसको डिटरमाइन करते हैं। अगर मोमेंटम यानी p जो है मोमेंटम होगा पार्टिकल का, तो जो वेवलेंथ होगी वेव की जो इससे एसोसिएटेड होगी उसका क्या फॉर्मूला होगा भाई, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। काफी फेमिलियर हो गया आप इस फॉर्मूले से, जहां पे एच का मतलब क्या होता है भाई, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट रहती है। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और यहाँ पे सिंस इट इज गिवन दैट की अल्फा बीटा और गामा रेस सेम मोमेंटम कैरी करती हैं, तो सो दे विल हैव द, जो सेम मोमेंटम कैरी करे भाई उनके पास जो वो है अपनी वेवलेंथ है वो भी क्या होगी, सेम होगी। यानी कि अल्फा बीटा गामा तीनों करेक्ट है, यानी कि डी ऑल हैव द सेम वेवलेंथ, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है भाई, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पेन चेंज कर लेंगे इसके लिए। दो पार्टिकल है भाई ए और बी हैव द सेम मास, मतलब सेम मास है दोनों का, लेकिन पार्टिकल ए के पास क्या है, चार्ज प्लस क्यू है, और बी के पास चार्ज है पॉजिटिव 2q का। पार्टिकल जो है रिलेट कर रहे हैं रेस्ट से, मतलब रेस्ट से वो मोशन में आ रहे हैं सेम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। विच वन हैज द लोंगर, कौन से के पास लोंगर डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी एक्सेलरेशन के एंड पर, ये चीज हमें बतानी है। ठीक है, देखो भाई कंसेप्ट ही समझा दूंगी। जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है भाई, डी ब्रोगली वेवलेंथ वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनवर्सली वो मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। मैग्नीट्यूड यानी कि जो मोमेंटम होता है। ठीक है, यानी आप अब देखो पीछे ही तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, तो ये इनवर्सली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मोमेंटम के ऊपर। ठीक है, ये बात तो मैंने कुछ अलग नहीं बताई। और एच यहाँ पे क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो जो पार्टिकल ए है भाई उसके पास क्या है, स्मॉलर चार्ज है। पार्टिकल ए के पास प्लस क्यू यानी कि स्मॉलर चार्ज है, तो उसके पास स्मॉलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ऑब्वियसली जिसका चार्ज कम है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वो भी तो स्मॉलर होगा। तो स्मॉलर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली आफ्टर एसिलेटिंग थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर एसिलेट करने के बाद पार्टिकल ए के पास स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी स्मॉलर है, अगर काइनेटिक एनर्जी भी सब कुछ स्मॉलर, काइनेटिक एनर्जी स्मॉलर है तो मोमेंटम क्या होगा भाई, वो भी स्मॉलर होगा। यानी कि मोमेंटम हमारे पास यहाँ p। ठीक है, तो ए के पास लोंगर डी ब्रोगली, और यहाँ पे अगर p स्मॉलर, अगर हमारे पास यहाँ पे मोमेंटम है तो यानी कि वेवलेंथ इसके अपोजिट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मोमेंटम कम है तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि पार्टिकल ए की ज्यादा होगी वेवलेंथ, क्योंकि इट हैज, इसके पास स्मॉल मोमेंटम होता है, हैंस जो लोंगर डी ब्रोगली वेवलेंथ इसकी होगी। तो यानी कि ए पार्टिकल जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और मैंने अच्छे से रीजन भी बता दिया है कि ये क्यों करेक्ट होगा। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब, 12th क्वेश्चन। फोटो सेंसिटिव सरफेस इज रिसीविंग, जो एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है भाई, रिसीव कर रहा है लाइट कितनी वेवलेंथ की, 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, एट द रेट ऑफ 10⁻⁻8, ये इस रेट पे। ठीक है, इस मतलब 10⁻⁸ जूल पर सेकेंड, इस एनर्जी के साथ जो है ये फोटो सेंसिटिव सरफेस एक वेवलेंथ जिसकी 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग है उस लाइट को रिसीव कर रहा है। नंबर ऑफ फोटोन्स कितने रिसीव होंगे पर सेकेंड वो बताना है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई। एनर्जी ऑफ फोटोन की जब भी बात आ जाए, यहाँ पे एनर्जी दे रखी है फोटोन की। ठीक है भाई, आपको इतना पता आना चाहिए कि आप ऐसा यूनिट देखकर समझ सको कि बात कहाँ किसकी हो रही है। जैसे यहाँ पे जूल पर सेकंड की, जूल पर सेकंड लिख रखा है, तो आपको ये पता हो कि ये एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, वर्क डन किया एनर्जी की काइंड ऑफ की, और वो आप क्वेश्चन के ऊपर वेरी करेगी वो चीज की वहां पे वर्क डन एनर्जी क्या चीज पूछी जा रही है। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन के बाद जब भी आएगी फॉर्मूला माइंड में अपने बिल्कुल सेट कर लो, hc अपॉन लैम्डा, h प्लैंक्स कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट एंड अपॉन लैम्डा। ठीक है,
ये फॉर्मूला रट लो। यहाँ पे हमें लैम्डा दे रखा कितना 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आप यहाँ पे पुट कर दो भाई सारी चीजें 6.6 इंटू 10⁻�34। मैंने आपको अगर वैसे तो मैंने बहुत बार जब भी मैं आपको फिजिक्स वगैरह या ऐसा कुछ बताती हूँ, चैप्टर करते हैं, तो मैं बताती हूँ कि सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट होता है, और ये जरूरी नहीं कि ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी भाई, ये आप खुद से याद रखो, ये बदलती नहीं है। 10⁻³ इंटू 10⁸, ठीक है, ये चीज आप याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन क्या आ जाएगा, ये हमारे पास कितना दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, ये हमारे पास क्या दे रखा है, ये हमारे पास क्या थी लैम्डा 6.6 इंटू 10⁻�34, ठीक है, 5 इंटू 10⁻⁷। तो यार इसको जब हम सोल्व करेंगे, ठीक है, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एनर्जी हमने यहाँ से बाहर ले लिया, तो सोल्व करेंगे क्या आएगा भाई 1 मिनट भाई, ये क्या हो गया, इसको सोल्व करने पर आएगा 3.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल, यानी कि एनर्जी जो रिसीव होगी पर सेकंड वो कितनी दे रखी थी 10⁻⁸, ठीक है, ये दे रखी थी। तो नंबर ऑफ फोटोन रिसीव पर सेकंड क्या आएगा भाई, जो एनर्जी पर सेकंड रिसीव अपॉन में एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, यानी कि एक सेकंड में 10⁻⁻8, और एक मतलब एनर्जी एक फोटोन की कितनी है जो अभी हमने निकाली है 3.96 इंटू 10⁻⁻19। सोल्व कर देंगे भाई, क्या आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻10, ठीक है, ये आएगा भाई इसका करेक्ट आंसर। और क्या आएगा 2.5 इंटू 10⁻10। मैं उम्मीद करती हूँ काफी जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे भाई क्वेश्चन की, एक एटम है, यहाँ पे टी आएगा, एक एटम है जिसका मास m है, विच इज इन स्टेट, जो कि रेस्ट की स्टेट में है, एमिट कर रहा है एक फोटोन ऑफ वेवलेंथ। एज अ रिजल्ट जो एटम है वो डिफ्लेक्ट करेगा विद द काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, एज अ रिजल्ट जो एटम है वो डिफ्लेक्ट मतलब वो कुछ ना कुछ जो है विकृति शो करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है अपनी पोजीशन में, अपने मोमेंटम में, अपनी एनर्जी में, विद द काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, तो भाई देखो मोमेंटम जो फोटोन का फॉर्मूला क्या होगा P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, ठीक है, आप जानते हैं ये होता है, ठीक है बेसिकली। तो अब इसको भाई P को बाहर ले लो, लैम्डा को नीचे की साइड ले आओ। एज इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में बात करी जाए इनिशियली, तो टोटल मोमेंटम क्या था उस टाइम 0, हैंस जो मोमेंटम एटम का होगा एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद वो किसके इक्वल हो जाए, विल बी इक्वल इन, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा और डायरेक्शन में अपोजिट होगा फोटोन के। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी एटम की क्या होगी भाई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m, ये होता है फॉर्मूला। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू H का स्क्वायर, यानी P के प्लेस पे हम ये पुट कर देंगे अपना, ठीक है, P स्क्वायर के प्लेस पे हम H स्क्वायर अपॉन लैम्डा का स्क्वायर पुट करेंगे, और एज इट इज 2m। सिंपल दो फॉर्मूले यहाँ पे पता होने थे, काइनेटिक एनर्जी का फोटोन का और एक यहाँ पे मोमेंटम का। ये आ गया भाई इसका करेक्ट आंसर, काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर, ये आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द फोटो इलेक्ट्रिक करंट टू 0। स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्या चाहिए, रिक्वायर्ड टू रिड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक करंट अपना 0 तक रिड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, मतलब क्या करेक्ट ऑप्शन होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल के कंटेक्स्ट में। देखो भाई जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है एट विच, जिसपे करंट जो है क्या हो जाए 0 हो जाए, उसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। सबसे पहले तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ही समझना जरूरी था। वो मतलब नेगेटिव, ये वो नेगेटिव पोटेंशियल होता है जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाता है, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इफ एट द स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे लाइट जो है फ्रीक्वेंसी की हायर हो, मतलब ज्यादा हो पहले के मुकाबले, बिफोर बी मेड टू फॉल, जब मतलब पहले कब के मुकाबले भाई, जब तक वो किसी भी प्लेट के ऊपर फॉल नहीं हुई थी उससे पहले की बात हो रही है, ठीक है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल लाइट और फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो री एस्टेब्लिश हो जाता है भाई। यानी कि अगर आप मतलब हम नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे दूसरे प्लेट की, तो करंट जो है वो दोबारा से क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, अगर नेगेटिव पोटेंशियल हम बढ़ाएंगे। हैंस हायर मतलब, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसमें मेन हैंस higher the frequency of kinetic energy,
जितनी ज़्यादा जो है फ्रीक्वेंसी होगी इंसिडेंट, सॉरी, हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ जो इंसिडेंट लाइट होती है भाई, इंसिडेंट लाइट आएगा यहाँ, जो लाइट इंसिडेंट कर रही है, ठीक है, ये जो फॉल हो रही है किसी भी प्लेन के ऊपर, सरफेस के ऊपर, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट हो जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये अभी आज हमने जो है एक रे ऑप्टिक्स का चैप्टर के PYQs किए हैं, उसमें मैंने ये बात बताई है आपको। तो हैंस जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इंसिडेंट लाइट की, हायर विल बी द, और उतनी ही ज़्यादा क्या होगी भाई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी किसकी, एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, और हायर विल बी, और उतना ही ज्यादा क्या होगा भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये लाइन अपने माइंड में बिल्कुल बिठा लो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। एक ब्रोकन लिगामेंट है, इज बीइंग वेल्डेड बैक, वो मतलब ब्रोकन लिगामेंट को वापिस से वेल्ड बैक कर दिया इन प्लेस यूजिंग 200 मीटर पर सेकेंड पल्सेस फ्रॉम अ 0.5 वोल्ट की लेजर के साथ ऑपरेट करने के बाद, जिसकी वेवलेंथ 632 नैनोमीटर की है। नंबर ऑफ फोटोन्स 5 पल्सेस ऑफ लेजर आर में कितने होंगे, मतलब नंबर ऑफ फोटोन 5 पल्सेस जो लेजर की यूज की उसमें कितने थे वो बताना है। तो देखो भाई, जो पावर होगी लेजर की वो हमें दे रखी है, कितनी पावर दे रखी है, कितनी भाई, 0.5 वोल्ट। लेट एन फोटोन्स, मान लो भाई एन फोटोन्स जो है पर सेकंड इंसिडेंट हुए एक लेजर पल्स के द्वारा किसी भी ब्रोकन लिगामेंट पे, देन हम लिख सकते हैं एन इंटू एच वी इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट, ठीक है, ये हम लिख देंगे। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन एच v इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन लैम्डा, ये फॉर्मूला याद रखोगे भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ, ये भी फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे v के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, c अपॉन लैम्डा, यानी इज इक्वल टू 0.5, और n को अगर हम बाहर निकाले तो क्या आएगा, 0.5 इंटू लैम्डा अपॉन में एच सी, यहाँ पे आप h की, c की, लैम्डा की, तीनों की वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा 1.59 इंटू 10⁻18, सब कुछ दे रखा भाई, पुट करके सोल्व करोगे, ठीक है। 1.59 इंटू 10⁻18 फोटोन्स पर सेकेंड ये आया है, ठीक है। तो सो नंबर ऑफ फोटोन्स कंटेन, तो 5 पल्सेस में जो नंबर ऑफ फोटोन कंटेन होंगे वो कितने होंगे भाई, n इज इक्वल टू 5 इंटू 20 इंटू 10⁻³ इंटू 1.59 इंटू 10⁻18, ठीक है। यानी कि भाई करेक्ट आंसर हमारे पास इसका क्या आएगा, इसको जब हम सोल्व करेंगे यहाँ पे 5 से जो भी हमारा आंसर आएगा उसको 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, नंबर ऑफ फोटोन कंटेन 5 पल्सेस, 5 इंटू 20 इंटू 10⁻³ 20 हमको दे रखा था, ठीक है, और 5 हमको दे रखा, तो यहाँ पे हमारे पास सोल्व करके आएगा 1.59 इंटू 10⁻17, ये आ गया भाई करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। काफी इजी था तो नहीं था, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाली बात है इसमें। यू आर यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 1400 नैनोमीटर, आप एक वेवलेंथ 1400 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट का यूज कर रही है फोटो डिटेक्टर में, ठीक है। फोटो डिटेक्टर यानी फोटोन्स को जो डिटेक्ट करे उसको बोलते हैं फोटो डिटेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर इज टू बी हैविंग बैंड गैप, कौन सा इनमें से सेमीकंडक्टर जो है हैविंग बैंड, मतलब उसका बैंड गैप किसके इक्वल होगा इसमें से, ये बताना है, ठीक है भाई। एनर्जी फॉर्मूला वेवलेंथ का क्या होता है, वेवलेंथ का जिक्र हुआ तो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, बताया था मैंने आपको, जब एनर्जी का जिक्र हो ये फॉर्मूला यूज करोगे। एनर्जी बैंड गैप विल बी क्या होगा भाई, ई जी, यानी गैप बैंड, वो अपना किसकी बात हो रही है, बैंड गैप की बात हो रही है, एनर्जी बैंड गैप की, इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल टू एच की वैल्यू भाई क्या होती है, 6.63 इंटू 10⁻34, मैंने आपको बताया था। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू याद रखोगे, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू भी आप याद रखोगे। अब हमने लैम्डा कितना दे रखा भाई, 1400 नैनोमीटर से हम इसको सिंपल मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी एक फोटोन का जो हमारे पास होता है। तो इन फोटो डिटेक्टर बात हुई थी, तो यहाँ पे हम फोटोन का भी अपना लिखेंगे। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो भाई क्या आंसर आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, ठीक है। ये फॉर्मूला पुट करोगे, सारी वैल्यूज पुट करोगे, आंसर आ जाएगा सिंपल, ठीक है, काफी इजी था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, क्या दे रखा है, एन एक्सल ऑफ ट्रक इज 2.5 मीटर लॉन्ग, एक एक्सल है ट्रक का
डायमीटर लूं, ठीक है, डायमीटर का है। ट्रक अगर मूव कर रहा है नॉर्थ की साइड 30 मीटर पर सेकंड से एट अ प्लेस जहां पे वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का 90 म्यू, ये म्यू है भाई, ठीक है, म्यू टेस्ला है। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है दोनों एंड के बीच का क्या होगा, दोनों एंड जो है एक्सेल के उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। देखो वाइल मूविंग ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ मूव करते हुए ट्रक इंटरसेप्ट करेगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड, यहाँ पे अर्थ फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट की बात करी गई है। E इज इक्वल टू बी एल वी, ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। इज इक्वल टू बी क्या होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इनटू में यहाँ पे क्या दे रखा है 2.530, ठीक है, यहाँ पे दे रखी है इसकी मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड को हम लिख रहे हैं 90 × 10⁻⁻6 म्यू टेस्ला से। नॉर्मल टेस्ला में इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटू 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेंथ एल कितनी दे रखी है भाई, डायमीटर 2.5 इंटू वी कितनी दे रखी है भाई, वी हमारे पास 30, ठीक है, 30 सिंपली पुट करेंगे, ई की वैल्यू आ जाएगी भाई 6.75 माइक्रो वोल्ट, ये आ गए भाई, ठीक है, मीटर वोल्ट। तो यहाँ पे देखो लेंजिस लॉ के अनुसार जो वेस्ट एंड होगा एक्सियल विल बी पॉजिटिव। लेंजिस लॉ के अनुसार भाई जो वेस्ट एंड होगा यानी कि नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये जो एंड होगा ये क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा था तो इसके अनुसार ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि ये अपोजिट। लेंजिस लॉ क्या करता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है, दोनों अपोजिटली काम करती हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर, बेसिकली परपेंडिकुलर। तो अब इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास सटीक वेस्ट बैठ रहा है, तो वेस्ट क्या होगी इसकी, पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी है। 4 हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है। डायमेंशन ऑफ, यहाँ पे 1 मिनट भाई, कौन सा क्वेश्चन है ये, ये रहा। जो डायमेंशन है ऑफ ओमेगा एल है भाई, ये ओमेगा एल अपॉन आर, अगर ना समझ आ रहा तो मैं अलग से भी बना के लिख के बता देती हूँ। ओमेगा एल अपॉन आर आर सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेन, जो स्ट्रेन के मतलब बिल्कुल सिमिलर होगी किसकी, डायमेंशन ओमेगा एल अपॉन आर की, ठीक है। तो भाई ये हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। जो डायमेंशन होती है ओमेगा एल अपॉन आर की वो सेम होती है। डायमेंशन ऑफ 1/√LC आर सेम एज दैट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये भी ठीक है। डायमेंशन जो है LCR की सेम एज दैट ऑफ टाइम, ये गलत है भाई, नन ऑफ द अबव, ये तो क्या ही है। देखो अब चीज समझो, मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। ओमेगा एल अपॉन आर इज इक्वल टू, ओमेगा एल को हम एक्सएल भी लिख सकते हैं, हम अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ते हैं, अपॉन आर इज इक्वल टू, इसका जो भाई डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है, यानी कि सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेन का भी डायमेंशन फॉर्मूला यही होता है और इसका भी यही होगा, तो ये चीज याद रखनी है अब आपको। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट की बात करें जिसमें हमारे पास ये देखा √LC, ठीक है, इसका इज इक्वल टू क्या दे रखा है, डायमेंशन ऑफ आर सेम एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है यानी एफ, तो यानी कि ये हमारे पास इसका क्या होता है T-1 यानी कि इज इक्वल टू ओमेगा, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो हमारे ये भी ठीक है, ये भी दोनों सेम है। क्लियरली अगर डायमेंशन 1/√LC की, देखो यहाँ पे 1/√LC की अगर T⁻⁻1 है तो डायमेंशन LCR की कभी भी नॉट बी दैट ऑफ टाइम, टाइम के इक्वल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि खुद इसकी ये टाइम मतलब एक डायमेंशन है, तो ये LCR की जो है सेम एज दैट ऑफ टाइम, सेम दैट ऑफ टाइम नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या होगी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन, एडी करंट्स भाई कब प्रोड्यूस होते हैं वो बताना है। मैं ये कंसेप्ट आपको समझा रही हूं, देखो अकॉर्डिंग टू फेरेडेज लॉ, फेरेडेज लॉ के अनुसार भाई, फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से जो ईएमएफ है विल बी जनरेटेड, ईएमएफ कब जनरेट होगी भाई, ईएमएफ विल बी जनरेटेड अक्रॉस द, ईएमएफ कहाँ पे जनरेट होगी भाई, अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, जब कोई भी भाई मैग्नेटिक फ्लक्स, ये 2 फेराडे के लॉ थे भाई, कोई भी जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो थ्रो द लूप ऑफ कंडक्टर, थ्रो जो लूप है कंडक्टर का, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे क्या बात बोली गई है जल्दी से समझो।
फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से जो ईएमएफ है वो कब विल बी जनरेटेड, वो जो है कंडक्टर के एंड के अक्रॉस जनरेट होती है जब उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो। बेसिकली सिंपल शब्दों में ये बात है, जब किसी भी मेटल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करती है, तो जो फ्लक्स होगा होल एरिया ऑफ मेटल के थ्रू वो क्या होता है, चेंज होता है। तो दिस विल प्रोड्यूस द एडी करंट फ्लोइंग इन स्मॉल लूप्स। तो ये क्या करेगा भाई, एडी करंट प्रोड्यूस करेगा जो कि स्मॉल लूप में क्या होता रहता है, फ्लो होता रहता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है इसका वैसे अगर आपके पास ऑप्शन वगैरह में है तो आप यहाँ पे इसमें लिखते हो कि एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मेटल इज केप्ट इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड कब वेरी करेगी, वो मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करती है जब उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखो भाई, इन द गिवन सर्किट अगर रीडिंग V1 और V3 की आर, ये क्या लिखते हैं मैंने, आर 100 वोल्ट ईच एंड देन द रीडिंग ऑफ V2 निकालनी है। सबसे पहले तो यहाँ मेरे को बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं वहां पे बना नहीं सकती थी, इसको इरेज करके व्हाइट कलर से बनाएंगे भाई, व्हाइट पेन से। ये V2 हो गया, ये क्या हो गया V3। ठीक है, पोटेंशियल 3। तो हमको क्या दे रखा गिवन सर्किट में, अगर रीडिंग V1 और V3 की ये भाई ये L है यानी इंडक्टर है, रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटेंस है। ठीक है, ये 200 वोल्ट और ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ अगर V1 और V3 की रीडिंग जो है 100 वोल्ट ईच है, मतलब 100 इसकी 100 इसकी। ठीक है, किसकी, V1 और V3 की, V1 और V3 100 इसकी 100 इसकी, तो V2 की बतानी है कितनी होगी। तो देखो भाई हम रेफर कर सकते हैं अब डायग्राम से कि जो इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर है वो सीरीज में, ऑब्वियसली LCR सीरीज को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, LCR सीरीज बोलते हैं। ठीक है, सीरीज का डायग्राम। तो यहाँ पे जो देयरफॉर जो करंट है वो फ्लो करेगा थ्रू देम, जो भी करंट उनमें से फ्लो करेगा वो सेम होगा क्योंकि सीरीज में है, वाइल जो वोल्टेज होगी वो अलग होगी, वोल्टेज वेरी करेगी लेकिन करंट तो सेम फ्लो होगा। फॉर अ सीरीज LCR सर्किट, एक सीरीज LCR सर्किट के लिए जो रिजल्टेंट वोल्टेज है उसका फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू VR का स्क्वायर यानी रेजिस्टेंस का प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। ये ध्यान रखोगे रिजल्टेंट वोल्टेज निकालने के लिए। तो यहाँ पे सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इंडक्टर का वोल्टेज कितना है भाई 100, कैपेसिटेंस का 100, ऑब्वियसली V1 और V3 का दोनों का 100 होगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो VL और VC का हमारे पास ये, तो V क्या होगा भाई जब हम इसको सोल्व करेंगे, V इज इक्वल टू मतलब 100 इसका 100 इसका, तो इसका दोनों का एड ऑन होगा तो इसका कितना हो जाएगा, मतलब अगर हम बात करें रिजल्टेंट की तो 100 और 100 कितना हो जाएगा 200। ठीक है, ये हो गया 200। तो सिंस VL और VC दोनों का सेम है तो जो सेकेंड टर्म है वो कैंसल आउट हो जाएगी, यानी हम कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VR, यानी कि VR इज इक्वल टू V2। अब यहाँ पे रीडिंग V2 में कितनी आई थी 200, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा C 200 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका भाई करेक्ट ऑप्शन होगा। हाँ ये रिपीट हो गया भाई ये क्वेश्चन इसमें। ठीक है, इन द गिवन, हाँ ये वही चीज है भाई, इसका आंसर आएगा 200, वही क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया शायद गलती से। तो भाई इसी के साथ हमारे जो PYQs हैं इसके फिनिश हो गए हैं, हाँ सारे हो गए हैं आई थिंक। तो मैं उम्मीद करती हूँ भाई आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।